नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं। वॉर जोन में पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पोलैंड के लिए रवाना हो चुके हैं और फिर पोलैंड में 2 दिन तक रहने के बाद वो यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। पोलैंड से यूक्रेन तक का 10 घंटे का सफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन के जरिए तय करेंगे और ऐसे वक्त में यूक्रेन ने मॉस्को पर, रूस की राजधानी पर कर दिया है सबसे बड़ा हमला। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। रूस के रोस्तोव में यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेन ने ऑयल डिपो पर किया है हमला। पहली वॉर ब्रेकिंग ये रही आपके सामने तस्वीरों के साथ। यूक्रेनी हमले के बाद ऑयल डिपो में देखिए कैसे लग गई आग। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। यूक्रेनी हमले के बाद इस ऑयल डिपो में कैसे भीषण आग लग गई है, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। आग और धुएं का गुबार इस वक्त इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। रोस्तोव में ये बड़ा हमला अंजाम दिया है यूक्रेन ने। तो न सिर्फ रूस की राजधानी मॉस्को बल्कि रूस के कई शहरों को यूक्रेन ने बनाया है निशाना। यूक्रेन का मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला। बता दें 10 यूक्रेनी ड्रोन के जरिए मॉस्को पर यह अटैक किया गया है। मॉस्को के अहम ठिकानों को निशाने पर लिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से यूक्रेन ने मॉस्को को दहलाने की कोशिश की और इसके लिए ड्रोन हमलों का इस्तेमाल किया गया। 10 यूक्रेनी ड्रोन के जरिए मॉस्को पर अटैक किए। तस्वीरें आपके सामने। और हमले को लेकर मॉस्को के मेयर का बयान भी आ गया है। मॉस्को पर अब तक का यह सबसे बड़ा हमला था। स्थिति पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, ये कहा है मॉस्को के मेयर ने। हालांकि इन हमलों की वजह से नुकसान कितना हुआ है राजधानी को यह नहीं बताया गया है, लेकिन यह जरूर कहा गया है कि यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था मॉस्को पर। और मॉस्को के पास पोडोल्स्क में ड्रोन अटैक हुआ है। बता दें ड्रोन हमलों में दहला पोडोल्स्क शहर। रूस ने मार गिराया यूक्रेन का ड्रोन। तो 10 ड्रोन के जरिए मॉस्को को दहलाने की कोशिश की गई, लेकिन इस बीच बताया जा रहा है यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराया गया है, क्योंकि यहां पर पोडोल्स्क शहर में भी ड्रोन का इस्तेमाल कर हमला किया गया। और अगली बड़ी खबर, रूस पर यूक्रेन के हमले को लेकर पहला विस्फोट 2:50 पर पोडोल्स्क के ऊपर हुआ। दूसरा विस्फोट सुबह 3:10 पर हुआ। इसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। विस्फोट लगभग 5 बजे तक जारी रहे, यानी अब टाइमिंग सामने आ चुकी है इन ड्रोन अटैक्स की। 5 बजे तक लगातार एक के बाद एक हमले होते रहे और पहला विस्फोट 2:50 पर अंजाम दिया गया। और इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि रूस ने यूक्रेन के 45 ड्रोन मार गिराए हैं। मॉस्को रीजन में ही 11 ड्रोन मार गिराए गए, यानी और बड़े हमले करने की फिराक में था यूक्रेन। कई ड्रोन्स हवा में ही मार गिराए गए। ब्रियांस्क में 18 से ज्यादा ड्रोन हवा में मार गिराए गए। बेलगोरोद में 6 ड्रोन मार गिराए गए। कालुगा के आसमान में 3 ड्रोन ढेर हुए। कुर्स्क इलाके में भी 2 ड्रोन मार गिराए गए हैं रूस की तरफ से। तो मॉस्को पर यूक्रेन की ओर से किया गया है सीरियल ड्रोन अटैक और उसकी एक एक डिटेल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। कहां कितने ड्रोन को ढेर कर दिया गया, ये डिटेल आपके सामने। बता दें आपको यूक्रेन के 45 ड्रोन मार गिराए गए हैं, जहां मॉस्को में 11, बेलगोरोद में 6, कालुगा में 3 और कुर्स्क में 2 ड्रोन्स को ढेर कर दिया गया है। इसकी डिटेल आपके सामने। जी हाँ, जरूरी बात यह है कि ब्रियांस्क में सबसे ज्यादा ड्रोन्स ढेर किए गए हैं, यानी ब्रियांस्क को दहलाने की बड़ी कोशिश की गई थी यूक्रेन की तरफ से। रूस ने ब्रियांस्क में 23 ड्रोन मार गिराए गए, यानी यहां पर ब्रियांस्क के अंदर ज्यादातर हमलों को नाकाम करने में कामयाब रहा है रशिया।
इसके अलावा जो डिटेल्स सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन 8 तस्वीरें भी इस बीच आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। किस तरीके से मॉस्को को दहलाने की जो कोशिश हुई उसको नाकाम करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन बड़े स्तर पर ये हमले हुए हैं। और देखिए 8 तस्वीरें आपके सामने है। बताया जा रहा है 10 ड्रोन का इस्तेमाल कर मॉस्को में जगह जगह हमले किए गए हैं और उसकी एक एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। खुद वहां मेयर ने इस बात को कबूला है कि अब तक का सबसे बड़ा अटैक रूस की राजधानी पर किया गया है और स्थिति पर नजर हमने बनाई हुई है। लेकिन बता दें किस तरीके से यहां पर जो ड्रोन अटैक हुए हैं उसमें ब्रियांस्क में सबसे ज्यादा ड्रोन हमलों को नाकाम करने की बात कही जा रही। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका एक बार फिर तारुफ करा दें। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, मनीष झा लगातार हर अपडेट से हमें करा रहे हैं वाकिफ। हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज हैं, विदेश मामलों के जानकार। मेजर जनरल एसवीपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जेके त्रिपाठी साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ मौजूद हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मनीष, अब मैं आपके पास आऊंगा। ये जो स्थिति नजर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोलैंड के बाद सीधे वॉर जोन में पहुंचना है, यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचना है और यूक्रेन की तरफ से ये जो ऑफेंसिव स्टेप उठाया गया है रूस के खिलाफ, मॉस्को तक को दहलाने की कोशिश की गई है। ये क्या मैसेज है, क्या संदेश है? क्योंकि भारत तो शांति की बात कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पीस की कोशिशें कर रहे हैं और ऐसे में ये बड़ा हमला। बिल्कुल, देखिए जब हम और आप बात कर रहे हैं, अब से कुछ ही देर पहले यूक्रेन में खास करके राजधानी कीव में एयर सायरन बज रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि अभी से 48 घंटे बाद जब प्रधानमंत्री मोदी कीव में मौजूद रहेंगे, उस टेरिटरी में जहां पर लगातार रूस की तरफ से हमले हो रहे हैं, जहां पर लगातार रूस की तरफ से मिसाइल से, कामिकाजी ड्रोन से और दूसरे और तरीके से हमले हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी 48 घंटे बाद कीव में रहेंगे, यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलेंगे और उन्होंने जाते समय यह कहा भी है कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति को शांति समझौते के लिए परस्यू करेंगे, उन्हें बताएंगे कि शांति की जरूरत क्यों है। लेकिन अभी के हालात को अगर आप देखें, अभी के टाइमिंग को देखें, तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के लिए रवाना हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से मॉस्को पर हमला हुआ है, मॉस्को पर कीव ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, 10 से अधिक ड्रोन के जरिए हमला किया है। भले ही रूस के एयर डिफेंस ने उनको मार गिराया, लेकिन इसका अपने आप में बहुत बड़ा सिंबॉलिक है। और यह बात और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जब प्रधानमंत्री रूस गए थे, मॉस्को में मौजूद थे, तब रूस ने कीव पर हमला किया था और अब जब प्रधानमंत्री कीव जा रहे हैं तो कीव ने मॉस्को पर हमला किया है। जी, भारत ने कभी भी इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है सुमित कि दोनों ही देश जो इस वक्त आमने सामने हैं, यूक्रेन और रूस, दोनों से ही हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है, दोनों ही हमारे दोस्त हैं। ऐसे में भारत ने हमेशा इस बात की पहल की है कि शांति स्थापित हो दोनों देशों के बीच। प्रधानमंत्री मोदी का ऐसे समय में ये दौरा बहुत मायने रखता। देखिए, बिल्कुल भारत ने एक तरीके की मिसाल पैदा की है पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, कि कैसे जब पूरी दुनिया बटी हुई है एक तरफ के अलायंस में, दूसरी तरफ के अलायंस में, तब भारत एक न्यूट्रल देश ऐसा है जो दोनों देशों से बातचीत भी करता है, लगातार उनको उसी तरीके की तवज्जो भी देता है। प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां जाते हैं। आपको याद होगा कि जब व्लादिमीर पुतिन के साथ इस युद्ध के बाद पहली बार जब प्रधानमंत्री मोदी ने साझा किया था मंच, तब उन्होंने मन से ही उन्होंने कहा था कि वॉर इसका समाधान नहीं है, वॉर कभी भी समाधान नहीं निकल सकता, शांति ही एक आखिरी हमारे पास एक समाधान रहता है। तो निश्चित तौर पर तब भी और अब भी जब वो दोबारा से आप कह सकते हैं कि यूक्रेन जा रहे हैं रूस के बाद, तो निश्चित तौर पर भारत ना सिर्फ अपनी इस पोस्टिंग को दिखाएगा कि कैसे शांति समझौता किया जाए, कैसे दोनों देश मिलकर इसको खत्म करें, बल्कि ये भी कि अगर दोनों देश आपस में मिलकर इसको समझौते को इसको तय करते हैं तो भारत उसमें किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देखिए, इस बीच एक अहम खबर आ रही है। मॉस्को अटैक को लेकर दरअसल बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। नेटो ने की थी हमले की पूरी तैयारी, रूस ने लातविया को भी इसके लिए जिम्मेदार माना है। लातविया ने हाल ही में यूक्रेन को दिए थे 500 ड्रोन। ये बहुत बड़ी खबर है, नेटो के इन्वॉल्वमेंट की खबर सामने आ रही है। मॉस्को पर यूक्रेन ने जो बड़े हमले किए हैं उसके पीछे नेटो का हाथ बताया जा रहा है रूस की तरफ से। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। किस तरह से एसवीपी सिंह साहब आप इसे देखते हैं? नेटो के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आ रही है, लातविया के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है यूक्रेन की तरफ से, यह जानकारी भी सामने आ रही है। कहां तो पीस की बातें हो रही थी, उम्मीद जताई जा रही थी पीस की, ये हमले जो हैं क्या उन उम्मीदों पर भी करारा प्रहार है? यह एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है सामने रूस के लिए, यूक्रेन और नाटो के लिए। अमेरिका कुछ और बोल रहा था, कुछ और हो गया है। तो इसमें मैं समझता हूं कि जितना भी ये हालात इस समय है,
सबसे ज़्यादा अभी जब लड़ाई का माहौल है तो ड्रोन वॉरफेयर का महत्वपूर्ण रोल सामने आ गया हमारे। उसके साथ रॉकेट मिसाइल्स और आर्टिलरी सिस्टम्स। अभी देखें, इतनी देर लड़ाई चल रही थी, डॉनबैस वगैरह में ग्राउंड फोर्सेस इस्तेमाल हुई हैं, अभी यूक्रेन ने कुर्स्क में जाके ग्राउंड फोर्सेस इस्तेमाल की हैं और रूस की हालात इस समय काफ़ी कठिनाई में है। क्यों? कुर्स्क एरिया में इटसेल्फ उन्होंने ब्रिजेस जो रूस की तरफ हैं, 3 ब्रिजेस, मेजर ब्रिजेस डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। उसकी सप्लाई चेन सिस्टम, आप उसकी काउंटर अटैक फोर्सेस जो आ रही हैं, इसमें उसको कठिनाई रहेगी। परंतु अगर यूक्रेन समझ रहा है और नाटो समझ रहे हैं कि कुर्स्क में आके उनका पलड़ा ऊपर हो गया है, मैं समझता हूं वो गलत ख्याल में रहेंगे। क्यों? कि उसको भी कुर्स्क के अंदर अपनी रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेबलाइजेशन करनी है, लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन को मेंटेन करना है। और अगर रूस की काउंटर अटैक एयर और उसके रॉकेट मिसाइल्स के ऊपर कुर्स्क के अंदर बर्बादी लाता है, कुर्स्क यूक्रेनियन फोर्सेस पे, तो उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। आप साथ ही में देखें कि डॉनबैस में प्रोवॉक्स एरिया में रूस एडवांस करी जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि लड़ाई के हालात में ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट होता है, 2.5 साल से ज्यादा हो गया है। कुर्स्क एरिया में गए हैं, ब्रांस्क एरिया में गया है यूक्रेन, परंतु लड़ाई में रूस ने बहुत ज्यादा ज़ैपोरिज़िया तक रीजन में बहुत ज्यादा अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन की मतलब युद्ध में कल सर कुल मिलाकर उतर तो गए हैं, सस्टेन कितना कर पाते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन देखिए, मॉस्को हमले के पीछे नेटो का हाथ होने की बात कही जा रही है और इसको लेकर कई अहम खुलासे हुए हैं। वो खुलासे क्या है, जल्दी से पहले जान लीजिए, फिर मेहमानों का रुख करेंगे। खुलासा हुआ है कि हमले की पटकथा नेटो ने लिखी है और इसका असर क्या है, नेटो और रूस में आने वाले दिनों में तनाव चरम पर पहुंच सकता है और ज्यादा बढ़ सकता है। समय जी हाँ, लातविया का साथ मिला है पुतिन के रडार पर। अब लातविया होगा, लातविया के ड्रोन्स का इस्तेमाल मॉस्को पर हमले के लिए। यह बात आखिर कैसे बर्दाश्त करेंगे व्लादिमीर पुतिन, यह बड़ा सवाल है। प्रतिमा, बिल्कुल, अमेरिका ब्रिटेन का भी हाथ बताया जा रहा है इस पटकथा को लिखने के पीछे और माना जा रहा है कि इसका पलटवार जल्द हो सकता है और बड़ा पलटवार हो सकता है। जी हाँ, और इस बीच देखिए, रूसी फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस SVR का बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिका, ब्रिटेन और पोलैंड की खुफिया एजेंसियों ने यूक्रेन को कुर्स्क में अटैक करने में मदद की है। SVR क्या दावा कर रहा है? कुर्स्क हमले के लिए ब्रिटेन और जर्मनी के मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर में किया गया था युद्धाभ्यास, बाकायदा वॉर प्रैक्टिस की गई थी। नाटो के मिलिट्री एडवाइजर कुर्स्क में मौजूद हैं। यूक्रेनियन कमांडर्स के साथ वो लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये भी जानकारी सामने आई। तो रूस पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला, खुद इसकी तस्दीक कर रहे हैं वहां के मेयर। उनका कहना है राजधानी पर अब तक का ये सबसे बड़ा अटैक है। रूस में कहां कहां हमला हुआ है ये जानकारी भी जल्दी से आपके सामने रख दे रहे हैं। बता दें आपको, मॉस्को में हमला हुआ है, इसके अलावा रोस्टोव, ब्रियांस्क और बेलगोरोड पर भी हमला हुआ है। और ये हमला कैसे हुआ है ये भी बहुत महत्वपूर्ण समय। जी हाँ, मॉस्को पर 10 कामिकाज़ी ड्रोन से अटैक किया गया। आप अंदाजा लगाइए, 1 नहीं 2 नहीं 10 ड्रोन अटैक हो गए मॉस्को में। रोस्तोव, ब्रियांस्क पर 2 दर्जन ड्रोन से हमला किया गया है, निशाना बनाया गया है। यानी रूस के तमाम शहरों को एक साथ दहलाने की कोशिश की गई है और हमले में रूस को बड़े नुकसान की आशंका है। इसके अलावा बता दें, रूसी डिफेंस सिस्टम इसके बाद से हाई अलर्ट पर है, हालात को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। कैप्टन श्याम कुमार, किस तरीके से आप देखते हैं ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री मोदी का ये 3 दिवसीय विदेश दौरा, जिसमें पोलैंड और यूक्रेन दोनों ही जगहों पर उन्हें जाना है। यूक्रेन लगातार पिछले 2.5 साल से भी लंबे वक्त से रूस के साथ इस युद्ध में उतरा हुआ है और हालात कहीं से भी सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे। 3 साल की सीधी बात कहूं तो देखिए, मैंने जैसा कहा, रूस को चाहिए तो बड़े भाई को छोटे भाई के कल्चरल डिसइंटीग्रेशन को रोकना, ये वजूद की लड़ाई है। तो वजूद की लड़ाई में अनगिनत दिनों तक चलती रहेगी। मैंने आपके स्टूडियो से पिछले 3 साल से लगातार कहता रहा हूं, क्योंकि ये बात डीनोटिफाई करने की है, कल्चरल जो चेंजेस हैं, क्लिंजिंग है, उसको लाने की है। तो कभी देखिए 6000 किलोमीटर तक यूक्रेन के अंदर घुस के वापस चला गया, कीव तक जाके रशिया वापस चला गया, बेलारूस से पूरी तरह से पोस्चरिंग बन चुकी थी, सब कुछ वापस चला गया। 4 स्टेट लेके क्रीमिया पहले लिया, 4 स्टेट लेके वो खड़ा हो गया था और अब टेबल पे आके चाहता है रिकंसिलिएशन करना और चाहता है कि ज्योग्राफिकल डेप्थ ना मिले। पोलैंड अपनी जगह रहे, यूक्रेन अपनी जगह रहे, लेकिन मेरे हिसाब से चले। ये सेंट्रल यूरोप की कल्चरल डिसइंटीग्रेशन को रोकने की लड़ाई है। तो
तो ये अनगिनत दिनों तक चलती रहेगी। कभी इधर अटैक होगा, कभी मस्क में होगा, कभी जापोरिजिया लिया जाएगा, कभी कुछ होगा, ये चलता रहेगा। फिलहाल बात हो रही है हमारे प्राइम मिनिस्टर के वहां जाने की। तो देखिए, दोनों देशों के साथ, रशिया और यूक्रेन के साथ अलग अलग संबंध हमने पैरेलल रखे हैं और रखेंगे। देखिए, हमारे मैं बात करूं बहुत डिफेंस स्ट्रेटजी की बात करूं तो हमारे पास AN-32 के इंजन्स, हमारे प्रोजेक्ट 11356 एम जो गोवा शिपयार्ड में 2 शिप बन रहे हैं, और तुसील और तमाल अभी वहां से जो चल पड़े हैं रशिया से, तबर, त्रिशूल, तलवार, ये जितने शिप हमारे जो शिप्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, इनकी इंजन्स आती हैं हमारी वहां से, यूक्रेन से। हमारे पास देखिए ज्वाइंट वेंचर में उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है सर। रूस, यूक्रेन, अमेरिका, सबसे भारत के अच्छे संबंध हैं। उम्मीद भी भारत से कर रही है दुनिया, लेकिन रूस और अमेरिका के बीच तो अदावत बढ़ती जा रही है। कुर्स्क में मौजूद थे अमेरिकी सैनिक, ये जानकारी सामने आई है, और ये आरोप कोई और नहीं बल्कि रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से लगाए गए। रूस ने अमेरिका के राजनयिक को तलब कर इसके सबूत दिए हैं। TV9 भारतवर्ष ने आपको सबसे पहले यह खबर दी थी, और अब रूसी विदेश मंत्रालय ने हमारी खबर पर लगा दी है मुहर। तो अमेरिका का ऑपरेशन फॉग एक्सप्लोसिव खुलासा आपके सामने हम करने जा रहे हैं, और उसके एक एक डिटेल आपके सामने। बड़ा दावा किया गया है कि अमेरिकी फौज मौजूद है यहां कुर्स्क में, और देखिए इसके सबूत, ये वो सबूत है जिसमें आपको सैनिक नजर आ रहे हैं, और बताया जा रहा है कि ये फौज के सैनिक हैं, और इसको लेकर बकायदा जो तस्वीरें सामने आई है उसे सौंपा भी गया है अमेरिका को, ये बताते हुए कि देखिए मौजूदगी है अमेरिका की रूस की धरती पर। जी हां, ऑपरेशन एफओजी यानी अमेरिका की प्राइवेट आर्मी और उसके सैनिक मौजूद हैं कुर्स्क में। सबूत नंबर 1, सबूत नंबर 2, सबूत नंबर 3 और सबूत नंबर 4 ये रहा आपके सामने। और एफओजी ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह माना है कि उसके सैनिक यहां पर मौजूद थे। दावा यह कि कुर्स्क में जंग लड़ रहे हैं एफओजी के लड़ाके, और फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ग्रुप है। एफओजी अमेरिका की प्राइवेट आर्मी है। प्राइवेट आर्मी के सैनिकों की मौजूदगी का सबब आखिर है क्या, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा जानना। प्रतिमा, इसके सबूत क्या सामने आ रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया पर तस्वीरें खुद एफओजी ने ही शेयर की है, जिससे ये बात साफ हो गई कि इनकी मौजूदगी है वहां। फॉग ने लिखा द बॉयज इन कुर्स्क, जो बहुत बड़ा सबूत है अपने आप में। कुर्स्क में यूक्रेन के साथ विदेशी सेना भी मौजूद है, रूस ने इस बात का दावा किया। जी हाँ, और ये दावे और इनकी हकीकत एक तरफ, और अमेरिका और रशिया के संबंध जिनमें जबरदस्त कटुता साफ तौर पर नजर आती है, वो एक तरफ। हमारे साथ इस वक्त त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, ये जंग के मैदान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आने वाले वक्त में अमेरिका और रशिया के संबंधों पर ये कितना असर डालती नजर आएंगी? क्योंकि पूरी दुनिया में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस हर खेमे में नजर आते हैं। देखिए, बहुत गंभीर प्रश्न पैदा करता है दोनों देशों के संबंध पे। पहले तो देखिए, यूक्रेन में ही अमेरिकी फौजियों की उपस्थिति जो थी उस पर प्रश्न लगाए गए थे, क्योंकि यूक्रेन अभी तक नेटो का मेंबर नहीं है। इसलिए यूक्रेन में रूस से लड़ने के लिए कोई अमेरिकी फ़ौज या नेटो की फ़ौज का रहना, उनके फौजियों का रहना, ये सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बात जाती है। जी, दूसरी चीज़ ये है कि उतना ही नहीं, अब अगर ये तस्वीरें आ रही हैं कि यूक्रेन में ही नहीं बल्कि कुर्स्क में भी अमेरिकी सैनिक थे जो एफओजी के रूप में थे। अमेरिका ये कह के नहीं बच सकता कि वो अमेरिकन रेगुलर आर्मी के नहीं थे, अमेरिकन रेगुलर सील्स नहीं थे, लेकिन वो ये कह के इसलिए नहीं बच सकता कि कहीं भी अगर दुनिया में एक भी अमेरिकी नागरिक को कुछ होता है तो अमेरिकी दूतावास है, अमेरिकी सरकार उसके पीछे फौलाद की तरह खड़ी होती है उसको बचाने के लिए। यहाँ पर इतने लोग गए, अमेरिकी दूतावास है, अमेरिकी सरकार एडवाइजरीज जारी करती है कि अमेरिकन वहाँ न जाएं, लेकिन अगर वहाँ पर इतने अमेरिकन मिले हैं, चाहे जिस यूनिफॉर्म में मिले हैं, फौजी के रूप में मिले हैं, फिर भी वो अमेरिका की जिम्मेदारी बनती है कि वो कैसे वहाँ आए ये देखे और ऐसे लोगों को वहाँ और ना आने दे। अगर वो ये करता है तो अमेरिका इस मामले में अमेरिका को जवाब देना पड़ेगा विश्व के सामने, और ये बहुत बड़ी बात होगी अमेरिका के खिलाफ। बड़ी बात आप कह रहे हैं, जवाबदेही तो बनती है। ऐसे में देखिए, कुर्स्क में यूक्रेन के विध्वंसक हमले को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ गई है। कुर्स्क में यूक्रेन ने सभी 3 पुल तबाह कर दिए। सेम नदी पर बने सभी 3 पुल तबाह होने की खबर इस बीच सामने आ रही है। पुल तबाह होने से
फंस सकते हैं रूसी सैनिक। तो देखिए, कुर्स से जो खबरें सामने आ रही हैं, निश्चित तौर पर रूस के लिए वो अच्छी खबरें नहीं है। रूस के सैनिकों को कुर्स के अंदर ही फंसाने की जा रही है कोशिश यूक्रेन की तरफ से। इस बीच कुर्स पर यूक्रेन के हमलों के बीच पुतिन पहुंच गए चेचनिया। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव से पुतिन ने की है मुलाकात। कुर्स के हमलों के बीच पुतिन और रमजान कादिरोव की ये बेहद अहम मुलाकात हुई है। और चेचनिया में कादिरोव के साथ पुतिन रूसी स्पेशल फोर्स यूनिवर्सिटी पहुंचे। एक और बड़ा अपडेट आपके सामने। पुतिन ने कादिरोव के साथ हथियारों को देखा। वॉर जोन से जब्त किए गए हथियारों को देखते हुए नजर आए पुतिन। यूक्रेन के खिलाफ जंग में जब्त किए गए हथियारों को देखते हुए पुतिन की ये तस्वीरें सामने आई। तो देखिए, रमजान कादिरोव से पुतिन का मिलना ये बहुत अहम घटना है। कुर्स में यूक्रेन ने रूस पर बड़ी चोट की है और ऐसे में कादिरोव से कुर्स में यूक्रेन को पछाड़ने को लेकर बातचीत हुई है। इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता और आने वाले समय में बेहद विध्वंसक नतीजे इसके सामने आ सकते हैं। इस मुलाकात में आखिर क्या हुआ है, कोई डिटेल तो साझा नहीं की गई है, लेकिन आसार यही है। और इस बीच आपको बता दें, कादिरोव के साथ टॉप चेचन कमांडरों के बीच पहुंचे पुतिन। चेचन कमांडरों को पुतिन ने संबोधित भी किया। यूक्रेन जंग में बहादुरी से लड़ने के लिए उनकी तारीफ की गई है पुतिन की तरफ से। तो देखिए, कुर्स के कई इलाकों पर यूक्रेन के कब्जे के दावे के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की शरण में पहुंचे। बड़ा सवाल यह है कि क्या कादिरोव की मदद से कुर्स का किला बचाएंगे पुतिन? पुतिन ने अचानक चेचनिया का दौरा किया है। चेचन लीडर रमजान कादिरोव से पुतिन ने ऐसे वक्त में मुलाकात की है जब कुर्स पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। कुर्स में यूक्रेन के खिलाफ रणनीति पर इस मुलाकात में चर्चा हुई। चेचन लड़ाकों को कुर्स में भेजा जा सकता है, इसकी तैयारी की जा रही है। यूक्रेन जंग में चेचन लड़ाकों की अहम भूमिका रही है। रमजान कादिरोव का अहम रोल रहा है। जंग में अब तक हजारों चेचन लड़ाकों की भी मौत हुई है। इस जंग में उन्होंने भी अपनी जानें दी हैं। रूस में हजारों चेचन लड़ाकों की ट्रेनिंग हो चुकी है। यूक्रेनी इलाकों में चेचन की मदद से रूसी कब्जा भी हुआ। बीते 13 साल में पुतिन का ये चेचनिया का पहला दौरा है, इसलिए भी ये मुलाकात अपने आप में बहुत अहम है। बहुत अहम है समीर। और संजय जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए, इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि अभी हमने वो सबूत सामने रखे जो कि बाकायदा रशिया ने अमेरिका को सौंपे, कहते हुए कि आपकी प्राइवेट आर्मी की मौजूदगी कुर्स्क में है। और इसी दौरान चेचन कमांडर से मुलाकात पुतिन की, और ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कुर्स्क का किला बचाने के लिए इनकी जरूरत पड़े पुतिन को। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, दो तीन पहलू है इसमें। पहली बात कि जिस तरीके से कुर्स्क में अमेरिकन सैनिक की मौजूदगी बताई, एफओजी के की मौजूदगी बताई। दूसरा, जिस तरीके से लातविया ने 500 ड्रोन यूक्रेन को दिए, और जिस तरीके से मॉस्को पे अटैक हुआ। तीन जो घटनाओं को देखते हुए ये बात साफ हो रही है कि जो काउंटर ऑफेंस है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है। जो रशिया एक तरीके से नाटो को यूक्रेन के बॉर्डर के बियॉन्ड रखना चाहता था, जो थ्रेट थी, जो उसको बैलेंस करना चाहता था, और रशिया जो अपना पुराना क्षेत्र था उसको रीगेन करना चाहता था, वहाँ उसको एक बहुत बड़ा झटका इन तीनों घटनाओं को देखते हुए। तो निश्चित रूप से जो चेचन लड़ाके वो बहुत अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है, और खासकर जो गुरिल्ला वॉरफेयर होता है, तो और पुतिन और रशिया काफ़ी कुछ हद तक उन पे इंक्लाइंड है। तो निश्चित रूप से एक स्ट्रेटजी का पार्ट होगा कि कुर्स्क में उनको लॉन्च किया जाए ताकि एक काउंटर ऑफेंस जो यूक्रेन की तरफ से आ रहा है उसको रोक पाए। तो ये बहुत एक जो बहुत एक बड़ा एक बैलेंस ऑफ पावर और बैलेंस ऑफ थ्रेट का जो
कॉन्टेक्स्ट है ये यहाँ पर रशिया मजबूत करना चाहता है, क्योंकि दूसरा एक पहलू और आता है कि अभी अमेरिका में चुनाव है, और अमेरिका में चुनाव है तो निश्चित रूप से जो अमेरिका का स्ट्रेटजी है यूक्रेन में, यूक्रेन को सपोर्ट करके रशिया को लिमिटेड करना, रशिया को, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि बेनिफिट होगा। ये बाइडेन का पॉलिसी था नाटो को मोबिलाइज करके रशिया में काउंटर ऑफेंस तैयार करना। तीसरा एक और महत्वपूर्ण पक्ष में आप मोदी के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि देखिए ये मोदी की विजिट बहुत महत्वपूर्ण है जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। जियो पॉलिटिकल अगर आप कहेंगे तो जो इमर्जिंग इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है जिसमें भारत वेस्ट के साथ में, यूरोप के साथ में, अमेरिका के साथ में इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में, तो निश्चित रूप से वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में जिसको यूरोप को साथ लेके भारत आगे बढ़ना चाहता है। जो जियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव जिसमें 2-3 बहुत बड़ा, क्योंकि भारत एक ग्लोबल साउथ, एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इमर्ज हुआ है, उसमें ग्लोबल कॉमन्स और ग्लोबल गुड्स की बात है। तो जो डेवलपिंग कंट्री जो सफ़र कर रहे हैं वो इस युद्ध की वजह से सफ़र कर रहे हैं जो यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहे हैं, जिस तरीके से फ्यूल का बिल्कुल सही बात है। और ऐसे वक्त में भारत की भूमिका बड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है, इससे कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता। और ऐसे में यूक्रेन के दौरे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे तो जेलेंस्की से क्या बात होगी, शांति की कोशिशें क्या रंग लाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इस बीच देखिए कुर्स्क में यूक्रेन ने भीषण बमबारी की है, जर्मन आर्टिलरी से दागे गए गोले, रूसी ठिकानों पर यहां भीषण प्रहार किया गया है। यानी कब्जा छोड़ने के लिए किसी भी तरह से यूक्रेनी फौज कुर्स्क में तैयार नहीं है। हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। कुर्स्क का वो इलाका जो है तो रूस का, लेकिन इस वक्त यूक्रेन के कब्जे में है और यहां पर कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है यूक्रेन की फौज। और रूस के सैन्य ठिकानों पर कुर्स्क के अंदर हुए हैं बड़े हमले। लेकिन इस बीच रूस के पलटवार को लेकर भी खबर सामने आ रही है, जहां कुर्स्क में रूस का ऑपरेशन तेज हो गया है। बता दें यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर बारूदी प्रहार किया गया है। रूसी सेना ने हेलीकॉप्टर से यहां बम गिराए। तस्वीरें देखिए आप, यूक्रेनी सेना को इसमें भारी नुकसान की खबर। और वहीं कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का दबदबा नजर आ रहा है। कुर्स्क में रूसी टैंक पर यूक्रेन ने कर लिया कब्जा। T-90 टैंक को ले जाते दिखे हैं यूक्रेनी सैनिक। ये देखिए कुर्स्क से इस तरह की तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं। कुर्स्क में यूक्रेन रूस के कई हथियारों पर कब्जा कर चुका है और हथियार तो छोड़िए, अब T-90 टैंक, अत्याधुनिक टैंक रशिया के किस तरह से यूक्रेनी सेना के कब्जे में आ चुके हैं कुर्स्क के अंदर, ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं। तो कुर्स्क हमले पर एक्सक्लूसिव खुलासा हुआ है। जानकारी आपके सामने, पहला खुलासा, ब्रिटेन जर्मनी के मिलिट्री सेंटर में ट्रेनिंग हुई, इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है। दूसरा अहम खुलासा, अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड से मदद मिली है कुर्स्क में हमले को लेकर। और तीसरा बड़ा खुलासा, नाटो सैन्य सलाहकार कुर्स्क में मौजूद हैं, इसकी जानकारी भी सामने आ रही है। चौथा खुलासा, यूक्रेनी कमांडर्स के साथ लगातार संपर्क में है। पांचवा खुलासा, लातविया की भी कुर्स्क अटैक में भूमिका को लेकर। जी और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सुमित, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा, ये कुर्स्क में जो जंग चल रही है रूस यूक्रेन के बीच, ये बहुत अहम है। नाटो की क्लियर कट भूमिका सामने आ रही है, अमेरिका की प्लानिंग सामने आ रही है, प्राइवेट आर्मी के जवान नजर आ रहे हैं कुर्स्क के अंदर। ये हो क्या रहा है कुर्स्क में? कुर्स्क को लेकर ऐसा लग रहा है कि नाटो ने बड़ी रणनीति बनाई। देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि संजीवनी लग गई है यूक्रेन की सेना के हाथ में और ये रिवाइवल हो रहा है। खासतौर पे आप देखिए कि किस तरीके से यूक्रेन की सेना को लगातार आर्म्स एंड एम्युनिशन तो बहुत लंबे समय से मिल रहे थे, लेकिन जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करते हैं कि कैसे लड़ना है, किस इलाके में घुसना है, कैसे आपकी मूवमेंट होगी, वो सारी ट्रेनिंग अब यूक्रेन को नाटो के देश दे रहे हैं। और इसमें साफ तौर पर सबसे अहम भूमिका ब्रिटेन की है, जर्मनी की है, यूएस की है। और अभी अगर आप देखें जो इनपुट लगातार रूस ये कह रहा है कि ना सिर्फ हथियार नाटो देश लतीविया की तरफ से दिया गया, बल्कि जो ट्रेनिंग दी गई स्पेशल फोर्सेस को वो यूके की तरफ से और जर्मनी की तरफ से दी गई। मैं आपको बताऊं कि जब 2022 के अंदर ये जंग शुरू हुई थी
तब एक रेड लाइन थी जो रूस ने बहुत स्पेसिफिकली कहा था कि आखिरकार हमने जंग क्यों शुरू की। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि यूक्रेन ब्रिटेन की जो स्पेशल फोर्सेस की टीम थी वो कीव के पास आकर बैठ गई थी। उन्होंने वहां पर अपने बेसिस बना लिए थे, लगातार यूक्रेन की सेना को ट्रेनिंग दे रही थी। और वही एक बड़ा रेड लाइन था जब रूस ने कहा था कि अब ये चीजें आगे बढ़ चुकी हैं और अब हमें अटैक करना ही पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर उसी तरीके की रेड लाइन अब रूस लगातार कह रहा है कि देखिए अब तक सिर्फ और सिर्फ हथियार दिए जा रहे थे, लेकिन अब ट्रेनिंग दी जा रही है, लगातार उनको बताया जा रहा है। और ये सारी चीजें नाटो देश की तरफ इंडिकेट कर रही है, ये भी बता रही है कि रूस अब कुछ बड़ा कदम भी उठा सकता है। मनीष, अब तो ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जो भी कुर्स्क में हो रहा है उसकी पटकथा नाटो ने ही लिखी है, बाकायदा ट्रेनिंग मिली है सैनिकों को और उसमें मदद की है ब्रिटेन जैसे देशों ने। ऐसे में अब इसको लेकर रशिया का रुख क्या हो सकता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, कुर्स्क पर यूक्रेन का हमला कोई छोटी मोटी घटना नहीं है और पुतिन के लिए ये सीधे सीधे चुनौती है। हालांकि अगर आप 3 साल में देखें तो क्रेमलिन की तरफ से बहुत सारे ऐसे जो रेड लाइन तय किए गए थे उसका वायलेशन हुआ, लेकिन चूंकि अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि रूस की सरजमी पर कोई विदेशी सेना मौजूद है और उसमें सीधे सीधे नाटो का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए रूस और नाटो के बीच जो तनाव है वो काफी अधिक बढ़ गया है और वो किसी भी हद तक गुजर सकता है। क्रेमलिन पर काफी दबाव है, पुतिन पर दबाव है कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए, पुतिन पर वहां के लोगों का दबाव है कि आप ऐसा कुछ करें जिससे नाटो को सबक मिल सके और तमाम तरह के सबूत सामने आ रहे हैं। TV9 ने दिखाया कि कैसे यूएस की प्राइवेट आर्मी वहां पर मौजूद है, रूस की जो फॉरेन इंटेलिजेंस यूनिट है वो बता रही है कि किस तरीके से इसमें तमाम नाटो के देशों का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे में रूस नाटो के खिलाफ क्या करेगा, ये बात रूस जानता है कि अगर नाटो के खिलाफ कोई एक्शन होगा तो आर्टिकल 5 इन्वोक होगा, नाटो के सभी देश इन्वॉल्व होंगे, लेकिन वही बात है कि रूस कब तक चुप बैठेगा और रूस का कदम क्या होगा, इसको लेकर अब नाटो भी नजरें गड़ाए हुए है। इस बीच देखिए मॉस्को में भी सबसे बड़ा ड्रोन अटैक हो गया। यूक्रेन ने रूस पर 45 ड्रोन से हमला किया, लेकिन इस बीच पीएम मोदी यूक्रेन के लिए रवाना हो चुके हैं। वो आज शाम पोलैंड पहुंचेंगे, फिर 23 अगस्त को कीव के दौरे पर जाएंगे पोलैंड से ही। ये 2 महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड और यूक्रेन के दौरे से जुड़ी। पीएम मोदी पोलैंड के लिए रवाना हो गए, यहां से वो यूक्रेन का 10 घंटे का सफर तय करेंगे ट्रेन के जरिए, यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। और दूसरी तरफ आप देखिए मैदान जंग में इस वक्त हालात कैसे हैं। मॉस्को तक पर यूक्रेन का अटैक हो गया है। पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा शांति का रास्ता खुला, ऐसा क्यों कहा जा रहा है समझिए। इस पूरे दौरे की एक एक डिटेल आपके सामने हम रख रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय विदेश दौरे पर जा रहे हैं, जहां 2 दिनों के लिए वो पोलैंड में होंगे और उसके बाद वो यूक्रेन की राजधानी कीव का रुख करने वाले हैं। तो 21 और 22 अगस्त को पोलैंड में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी रहेगी और 23 अगस्त को वो यूक्रेन दौरे पर जाएंगे। 7 से 8 घंटे का वक्त माना जा रहा है कि वो यूक्रेन में बिताएंगे, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें जरूरी क्या है, जरूरी बात यह है कि पोलैंड से ट्रेन के जरिए कीव जाने की उनकी खबरें सामने आ रही हैं। 45 सालों में किसी भारतीय पीएम की पहली पोलैंड यात्रा ये होगी। 30 साल बाद यूक्रेन जा रहे पहले भारतीय प्रधानमंत्री। जी हां, और कई मायनों में ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत अहम है। किस तरह के हालात इस वक्त वॉर जोन में हैं ये आप देख रहे हैं, और ऐसे वक्त में वॉर जोन में पीएम मोदी की मौजूदगी होगी। युद्ध के बीच यूक्रेन दौरा, इसके मायने क्या हैं ये देखिए। भारत के स्टैंड से समझिए, भारत बातचीत से समाधान का पक्षधर है। भारत ये बार बार कहता आया है कि ये युग युद्ध का नहीं है, युद्ध का ऐसा समाधान हो जो दोनों को स्वीकार्य हो, रूस को भी और यूक्रेन को भी। ऐसा कोई हल निकलना चाहिए, ये हमारा पॉइंट है। भारत ने हमेशा कहा है कि ये युग युद्ध का नहीं है, जंग का नहीं है। इसके अलावा भारत ने हमेशा युद्ध में शांति की बात की है और इसको लेकर खास बात यह है कि एससीओ समिट में पीएम ने पुतिन के सामने शांति की बात की भी थी। त्रिपाठी सर, किस तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसा कि हमने पहले भी कहा, भारत इस बात को बार बार दोहराता रहा है हर मंच से, हर पटल से, कि ये युद्ध का युग नहीं है, शांति की ओर बढ़ना चाहिए, शांति पर ही फोकस रहना चाहिए। लेकिन उसकी पहल केवल भारत करता हुआ नजर आता है। ये एक्सपेक्टेशंस तो हमारी अमेरिका से भी होती है, लेकिन वो यहां पर कहीं नजर नहीं आता। त्रिपाठी सर जी, प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा इस मायने में बहुत अहम हो जाता है कि हम हमेशा से शांति के पक्षधर रहे हैं, और अब ऐसे मौके पर जब वो यूक्रेन जा रहे हैं, यूक्रेन लगातार मॉस्को पर हमले कर रहा है, कुर्स्क में उसने लगातार आगे की तरफ रुख किया हुआ है, बढ़त बढ़ा रहा है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, मोदी इस चीज़ का, इस बात का संदेश लेकर के वहाँ जा रहे हैं।
जो वो दोहराते रहे हैं। एससीओ की समिट में भी उन्होंने दोहराया और पिछले महीने पुतिन के साथ हुई वार्ता में भी उन्होंने दोहराया कि ये युग शांति का नहीं है। मासूमों की जान जहाँ भी जाए वो बहुत ही ज़्यादा दुख की बात होती है। इसलिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम शांतिपूर्वक ढंग से बैठ करके अक्रॉस द टेबल डिप्लोमेटिकली ये किसी भी समस्या का हल करें, क्योंकि वैसे भी माना जाता है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि युद्ध समस्याओं को ही जन्म देता है। जी। तो एक चीज़ ये है कि उनको भी ये संदेश देना है, जेलेंस्की को भी, जिन्होंने भारत के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था वहाँ, उनको भी संदेश देना है कि देखिए कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि यह आग और भड़के। दूसरी चीज़ ये बताना है कि अगर आप युद्ध में ही रहे तो बर्बादी दोनों ओर से होगी, इसलिए इससे अच्छा है कि युद्ध से बचने की कोशिश की जाए। और जहाँ तक बायलैटरल रिलेशंस की बात है तो मोदी उम्मीदन 3 समझौतों पे हस्ताक्षर करेंगे और इसके साथ ही मोदी ये भी निश्चित करेंगे कि यूक्रेन में जो आफ्टर वार कभी भी जब रिकंस्ट्रक्शन की बात आए तो भारत वहां पर कैसे मदद कर सकता है। बिल्कुल, और यही वजह है, ये जो बातें आपने कही अपने आप में इंपॉर्टेंट है और ये तमाम वो वजह हैं जिसकी वजह से पीएम मोदी के दौरे को लेकर यूक्रेन में गजब का उत्साह नजर आ रहा। राष्ट्रपति जेलेंस्की के दफ्तर का देखिए बयान आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। यूक्रेन फ्लैग डे पर पीएम मोदी का दौरा होने जा रहा है। किसी भारतीय पीएम का यह पहला दौरा है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग पर हमारी बात होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के ऑफिस की तरफ से यह बयान जारी किया गया है पीएम मोदी के दौरे को लेकर। तो देखिए, जंग के बीच ये ऐतिहासिक मुलाकात होने जा रही है। इस बीच जेलेंस्की की ओर से क्या कुछ कहा गया ये भी आप जरा जान लीजिए। द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास में किसी भारतीय पीएम का ये पहला दौरा है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग पर इस दौरान बात होगी। जेलेंस्की की ओर से कहा गया भारत और यूक्रेन के बीच कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। जरूरी बात, 23 अगस्त को यूक्रेन का फ्लैग डे है। यूक्रेन को युद्ध विराम की इस दौरान उम्मीद भी है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं, लेकिन संजय भारद्वाज साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एसपीपी सिंह साहब एक कमेंट आपसे। ये जो शांति का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, पीस की देखिए उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, लेकिन यूक्रेन की तरफ से अभी जिस तरह के ऑफेंसिव स्टेप्स उठाए गए हैं रूस के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के वक्त, उसे कैसे देखा जाए और क्या ये यूक्रेन का रुख अभी पीस प्रोसेस की शुरुआत के वक्त एक बड़ा झटका नहीं माना जाएगा? देखें, ये जो डिप्लोमेसी में है, जियो स्ट्रैटेजिक रणनीति और सामरिक माहौल है, उसमें ऐसी चीज़ें होंगी और मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे प्राइम मिनिस्टर के सामने डाली गई है इस समय, क्योंकि जो उनके पिछले महीने रूस का दौरा हुआ था उसमें भी आप जानते हैं कि कैसे रूस ने कीव के ऊपर हमला किया, बच्चे मारे गए, तो एक बहुत बड़ा वो विश्व में मुद्दा खड़ा हो गया था। और अभी ये जो हो रहा है, प्रधानमंत्री की डिप्लोमेसी और स्टेट्समैनशिप इसका पूरा टेस्ट लेगी और मैं समझता हूँ कि वो समझाएंगे जेलेंस्की को एक बारी फिर से कि जब आप शांतिपूर्ण की तरफ चल रहे थे, अमेरिका भी बोल रहा था, भारत को बोल रहा था कि कुछ कराओ आप, अभी ये जो हमला किया है ये एक बैकवर्ड स्टेप हो गया है। और ज़रूरी बात है कि ये युद्ध का माहौल नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है। सर, लेकिन युद्ध तो लगातार भड़कता ही जा रहा है ना। मनीष को शायद करना चाह रहे हैं आप, शांति होगी कैसे, जंग रुकेगी कैसे? यही है कि प्रधानमंत्री मनीष से साहब जी। देखिए समीर, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की को थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। उन्हें समझना पड़ेगा कि डिप्लोमेसी एक सीरियस बिजनेस है। हाँ। आप देखिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट पुतिन से मिले, चाहे एससीओ सम्मेलन में उन्होंने कहा कि यह समय युद्ध का नहीं है, या फिर मॉस्को दौरे में उन्होंने कहा कि बच्चों पर हमला मानवता पर हमला है, तो उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के मीटिंग को लेकर यूक्रेन ने कितनी हाई तौबा मचाई थी। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा लोकतंत्र कैसे अभी सबसे बड़े तानाशाह से मिल रहा है। लेकिन उन्हें यह बात समझनी चाहिए थी कि जैसे भारत रूस के बीच दोस्ती है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मीटिंग होती है, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जेलेंस्की से भी मिलते हैं, दुनिया के तमाम दूसरे नेताओं से मिलते हैं। तो भारत जब रूस के साथ मिले और तब यूक्रेन रोना शुरू कर दे, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री मोदी अगर पीस का संदेश लेकर आ जाते हैं
तो जेलेंस्की को सीरियसली इस पर कंसीडर करना चाहिए, वरना जिस तरह का पीस फॉर्मेट यूक्रेन लाता है वो तो फिर पीस फॉर्मेट बगैर रूस के कैसे होगा। और पूरी दुनिया में अकेले ऐसे लीडर हैं इस वक्त मोदी, जो पुतिन से भी बात कर रहे हैं, जो जेलेंस्की से भी बात कर रहे हैं, दोनों पक्ष उन पर भरोसा कर रहा है। इस बात को यूक्रेन को और उनके सहयोगी देशों को बहुत सीरियसली समझने की जरूरत है। जी मनीष, और इसीलिए कहा भी जाता है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर शांति चाहिए तो दोनों को शांति की टेबल पर, बातचीत के टेबल पर आना होगा। किसी एक की पहल से इस मामले में कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन देखिए कुर्स्क में इस बीच बड़ी खबर आ रही है, रूसी बॉम्बर का भीषण अटैक हुआ है। ग्लुकोव शहर में यूक्रेनी ठिकानों पर बमबारी हुई है। सुखोई 34 ने यहां बम बरसाए, यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, कुर्स्क में रूस का बारूदी प्रहार जारी है। ड्रोन और Mi-28 हेलीकॉप्टर से किया गया है हमला। यूक्रेनी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को ताजा अटैक में बनाया गया है निशाना। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों में तबाही की खबर सामने आ रही। और कुर्स्क में लगातार आगे का रुख कर रही है यूक्रेनी फौज। बड़ी खबर आपको बता दें, कुर्स्क के एक और इलाके पर यूक्रेन की ओर से कब्जा कर लिया गया है। यूक्रेनी जवान ने यहां पर रूसी झंडा उतारा, तस्वीरों में यह देखा जा सकता है। तो ये देखिए झंडा उतारा जा रहा है। और सुमित, हम इस तरीके की तस्वीरें लगातार देख रहे हैं जहां पर यूक्रेनी फौज की तरफ से दावा भी किया जा रहा है 90% से ज्यादा इलाके पर कब्जे का। क्या रशिया के लिए इस इलाके को यूक्रेन के कब्जे से उठाना वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है? देखिए चैलेंज तो है बहुत बड़ा, लेकिन जरूरी चैलेंज भी है, क्योंकि अगर रूस ऐसा नहीं कर पाता तो निश्चित तौर पर फिर सिर्फ कुर्स्क नहीं बल्कि बेलग्रेड है, उसके बाद फिर मॉस्को भी आप कह सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये रूस के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन ये जरूर है कि रूस को ये पता है कि यूक्रेन के सैनिक इस इलाके में ज्यादा देर तक होल्ड अप नहीं कर सकते। उनके पीछे की रसद, उनके पीछे का जो साजो सामान है वो उन पर लंबे समय, तो एक लॉन्ग सिनेरियो जब ऑपरेशंस की बात करते हैं तो रूस को उसमें ज्यादा बड़ा था। और यही वजह कि देखिए रूस एक सबसे बड़ा चैलेंज रूस के लिए ये भी है कि रूस यहाँ पर ज्यादातर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स नहीं कर सकता, उसके अपने खुद के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर ग्राउंड फोर्सेस की मदद से लगातार डिप्लॉयमेंट की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा इन्फेंट्री को मूव किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि एक बड़े सर्च ऑपरेशन चलाया जा सके, जिसमें लंबा वक्त लगेगा, जिसमें 2 से 3 महीने 4 महीने का वक्त भी लगेगा। लेकिन यह जरूर है कि रूस इन इलाकों को दोबारा से रिकैप्चर करेगा और ये उसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, क्योंकि अगर ये नहीं करता तो रूस के लिए इस जंग में आप कह सकते हैं कि जंग बिल्कुल हार के बराबर साबित हो जाएगी। ये जो ऑफेंसिव स्टेप अभी फिलहाल यूक्रेन की तरफ से नजर आ रहे हैं कैप्टन श्याम, क्या ये कोशिश है कि बातचीत की टेबल पर जब दोनों देश आए तो यूक्रेन के पास भी कुछ हो छोड़ने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं यही कहना चाहता था कि ये जेलेंस्की तरफ से, उनके तरफ से एक सुझाव है। एक तो ये ऑफेंसिव पोस्चरिंग जो है, ये मॉस्को का जो अटैक है, इस सामयिक संदर्भ में देखें तो एक सुझाव है कि देखिए मैं पोस्चरिंग अपना बरकरार रख रहा हूं, युद्ध को रोकिए, कुछ करिए। तो भारत अपनी नीति के तहत, जैसे आपने कहा, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय, ये दोनों समझौते के साथ जा रहा है। रशिया के साथ हमारे 30-60 अरब डॉलर के संबंध है, तो 2.23 अरब डॉलर के संबंध हमारे यूक्रेन के साथ भी हैं। तो हमें दोनों को देखना है। और मिडिल यूरोप की शक्ति हम अगर नहीं अपने पास रखेंगे, और जब हम मंगोलिया जा रहे हैं, हम चाइना को चारों तरफ से घेर रहे हैं, तो ईस्ट यूरोप को भी तो देखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से पोलैंड और ये पुतिन की जो विजिट, ये जो जेलेंस्की की विजिट है, ये भारत के लिए बहुत जरूरी है। और जेलेंस्की कह रहे हैं कि देखिए आप कुछ करिए और इस युद्ध को रोकिए। और रशिया कुछ नहीं कहता जब हम जेलेंस्की से मिलते हैं, तो जैसा हमारे को पैनलिस्ट कह रहे थे हम कुछ नहीं कहते, तो रशिया कुछ नहीं कहता। आप मानवीय सहायता दे रहे हैं जेलेंस्की को लगातार, और साथ साथ हम रशिया के कंडेम भी नहीं कर रहे हैं कि उसने अटैक क्यों किया। ये दोनों बातें विश्व जानता है और भारत को समझता है, हमारी वॉइस को समझता है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री का रोल बहुत ही अच्छा बन रहा है अभी, कि वो टेबल पे इन बातों को रखें। और देखिए हमारी अपनी जरूरत है, हमारी बहुत सारी जरूरत है यूक्रेन के साथ, हम उनके साथ लगातार जुड़े हुए डिफेंस स्ट्रेटजी में, और हम सफर कर रहे हैं। इवन S-400 की जो खेप है वो भारत को डिले हो रही है क्योंकि पुतिन नहीं दे पा रहे, और हम उसके लिए परेशान हैं। क्रिटिकल्स हैं जो सब जरूरी है, तो हमें जेलेंस्की को साथ लेना पड़ेगा। रशिया तो हमारे साथ है ही, तो ये टेबल पे एक अच्छा आयाम देगा। और प्राइम मिनिस्टर की जो बड़ी बात आप कह रहे हैं। और सर देखिए इस बीच अमेरिका की न्यूक्लियर रणनीति में बदलाव की खबर आपके सामने। पहली बार रूस चीन को देखते हुए बदलाव की खबर सामने आ रही है। बाइडेन ने सीक्रेट बदलाव को लेकर मंजूरी भी दे दी है। तो अमेरिका की न्यूक्लियर रणनीति में बदलाव की ये बड़ी खबर, जहां चीन और रूस को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।
सीक्रेट बदलाव को लेकर बाइडेन की ओर से मंजूरी भी दे दी गई। तो देखिए, ऐसे में सबसे बड़ा और अहम सवाल तो यह है कि अमेरिका क्या कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, कोई बड़ी योजना है क्या जिस पर काम किया जा रहा है। चीन रूस से खतरे को देखते हुए बदलेगा अमेरिका अपनी न्यूक्लियर रणनीति, यह खबर सामने आ रही है। पहली बार किसी खास देश के हिसाब से न्यूक्लियर प्लानिंग की जा रही है। 3 देशों को लेकर चिंता है, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया। यह त्रिकोण जो है यह मद्देनजर रखा गया है। न्यूक्लियर एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस नाम से दस्तावेज सामने आया है। कुर्स में रूस के खिलाफ यूक्रेनी सैनिकों की मदद की गई। नाटो का भी अब सीधे तौर पर रूस पर आघात सामने आ रहा है और लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह की परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं, उसके हिसाब से यह युद्ध और भी विध्वंसकारी होता हुआ नजर आता है। संजय भारद्वाज जी, किस तरह से आप आगे के डेवलपमेंट को देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले पोलैंड दौरा और फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचना, ऐसे वक्त में जब फिलहाल तो हमें यह जंग अपने चरम पर नजर आ रही है, क्या कुछ बदलेगा इसके बाद? देखिए, 2 बातें मैं साफ करना चाह रहा हूँ। पहली बात कि अभी आज के दिन अगर वर्ल्ड है मिलिट्रीली तो बाइपोलर वर्ल्ड है, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ रशिया है। लेकिन जिस तरीके से रशिया को चैलेंज किया जा रहा है तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन जहाँ पे चाइना अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी पे आया कि 900 आणविक बम बनाएंगे, तो उसको काउंटर करने के लिए निश्चित रूप से अमेरिका अपनी स्ट्रेटेजी, न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी को बदलाव करना चाह रहा है, क्योंकि ये 3 जो रोग स्टेट है एक साथ आ रहे हैं। जहाँ तक भारत की सवाल है, देखिए भारत क्या है, भारत एक लॉ अबाइडिंग कंट्री है। भारत का वर्ल्ड में यूएन पीस कीपिंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और तीसरी जो बड़ी बात है, जो भारत की रीति नीति आज के दिन है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ साथ हमने मल्टी अलाइन फॉरेन पॉलिसी रखी हुई है। और मल्टी अलाइन में हम वेस्ट के साथ भी जुड़े हुए हैं और जहां पर रशिया है, रशिया के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए और ये अहम दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि हम दोनों तरफ से हमारा डायलॉग है कि हम इसमें मीडिएट कर सकते हैं, क्योंकि भारत हमेशा से डायलॉग के माध्यम से पीसफुली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन की बात करता है। तो निश्चित रूप से जेलेंस्की भी इस बात को सुनेंगे, पुतिन भी इस बात को सुनेंगे और उससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा, जिसको भारत नेतृत्व कर रहा है, ग्लोबल साउथ। तो निश्चित रूप से एक जो बड़ा स्ट्रेटेजी जो वर्ल्ड पावर्स अपना रहे हैं न्यूक्लियर इश्यूज को लेके या मिलिट्री इश्यूज को लेके, भारत एक पीस मेकर, क्योंकि भारत कहता है कि अहिंसो परमो धर्म, वसुधैव कुटुंबकम, इस तरीके की नीतियां भारत ही अपनाता है। तो भारत के प्रधानमंत्री की इस वक्त यूक्रेन यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है विश्व शांति के लिए और एक सस्टेनेबल पीस के लिए। ठीक है, और इस बीच देखिए इजराइल ने फिर लेबनान की सीमा पर किया है हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ का हमला हुआ है। ये दुनिया के दूसरे हिस्से में जो वॉर जोन है उसकी अहम खबर आपके सामने। बेका घाटी में आईडीएफ की बड़ी स्ट्राइक हुई है। हिजबुल्लाह और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के बीच भी जंग लगातार बढ़ती नजर आ रही है। इजराइल ने एक बार फिर लेबनान की सीमा पर बड़े हमले अंजाम दिए। लेबनान सीमा पर बालबेक में आईडीएफ के हमले का एक और वीडियो इस बीच सामने आया है। हिजबुल्लाह के हथियार के गोदाम पर आईडीएफ का यह हमला। इजराइल के हमले में वेपन डिपो तबाह हो गया है। तस्वीरें आप देखिए। सुमित चौधरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हिजबुल्लाह के हथियार के गोदाम पर हमला हुआ है और कुछ देर के ब्रेक के बाद यह कहा जा सकता है सुमित कि इजराइल की तरफ से अब एक बार फिर बड़े पैमाने पर लेबनान को, हिजबुल्लाह को निशाना बनाने की गई है कोशिश। इस वॉर फ्रंट पर फिलहाल क्या होता देख रहे हैं आप, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल एक तरफ लगातार आईडीएफ की तरफ से साउथ लेबनान के इलाकों में एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। वो लगातार उनके बड़े कमांडर्स को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उनके कमांड एंड कंट्रोल को, उनके वेपन डिपो को। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ये भी खबरें आई कि गोलान हाइट्स में एक बार फिर से साउथ लेबनान से कई 50 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। और पहली बार अगर आप देखें, मैं आपको बता रहा हूं कि पहली बार हिजबुल्लाह ने माना है कि उन्होंने सिविलियन एरियाज को टारगेट किया है, यानी करीबन 50 से ज्यादा रॉकेट दागे गए और गोलान हाइट्स के इलाकों के अंदर उन इलाकों को टारगेट किया गया, तो जिससे लगातार आईडीएफ ने भी इसकी पुष्टि की है कि 50 से ज्यादा इन इलाकों को टारगेट किया गया। अब इंपॉर्टेंट यह है कि ये जंग लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ लगातार कहा जा रहा था कि बातचीत होगी, लेकिन हिजबुल्लाह ये साफ कर चुका है कि उसके कमांडर्स के मारे जाने के बाद खासतौर पर अब वो ये बातचीत का दौर नहीं शुरू करना चाहता। उसका एक ही मकसद है कि वो इजराइल से बदला लेना चाहता है।
बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अपने तमाम खास मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।